This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दया कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, चल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और खुद डॉक्टर नेचुरोपैथ हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा हम लोग उन सभी का स्वागत करते हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे और उनका भी स्वागत है और इसको देखेंगे, उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खिमकर सर की ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को शोहरत मिली हुई है और हमारे इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति अर्जित हुई है। खिमकर सर का एक सपना है, खिमकर सर के कुछ मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत समूचे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा,
वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे बीच में मनोज कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हम लोग आज तो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं कुछ चाइनीज मेरिडियन पर जो ब्योल है उस पर। हमारे बीच में प्रणाम सर। प्रणाम। सुधा पाठक जी उपस्थित हो गई हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज के जो प्रथम सत्र है उसकी फैकल्टी है। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज सुजोग ब्योल चार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं उस पर। तो मैं पुनः स्वागत कर रहा हूँ सुधा जी का, और हम इसमें शेयर कर दें क्या जो थोड़ा बहुत दिया हुआ? बिल्कुल सर। सर टेट्राइज 1 में जो है ना पिक्चर, वो वाला नहीं, जो ब्योल चार्ट वाला केवल ब्योल चार्ट। वही। हाँ, ब्योल चार्ट हम बता देते हैं, हमारे पास है, कॉपी है। ओके सर। दो ब्योल चार्ट को यस सर, यही वाली। ये राइट हैंड का डिस्क्रिप्शन है। बिल्कुल सर। सर एक सेकेंड। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं। सर स्टार्ट करें जी। तो सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए जितने भी हमारे साथी हैं उपस्थित हैं, सबका मैं स्वागत करती हूँ। तो साथियों, हम लोग अभी तक तो थ्योरी क्लासेस में पढ़ाई करते रहे। आज प्रैक्टिकल के बारे में कुछ हम कुछ चर्चा करते हैं। वैसे तो प्रैक्टिकल की जहाँ तक बात कहूँ तो मैं भी बिल्कुल आपके जैसे ही शुरू में थी। मुझे भी हमेशा लगता था कि प्रैक्टिकल सर पढ़ाते, जब भी निरंजन सर की मैंने ये की, और इसके साथ साथ निरंजन सर का भी अभिनंदन करती हूँ, जिनकी वजह से मैं इस तरह से प्रैक्टिकल में जो भी कुछ अभी चर्चा कर पाऊंगी उनकी ही वजह से ही है। तो जब भी उनका क्लास में लेती थी तो मुझे लगता था सर कितने एक्सपीरियंस हैं, कितना उनको नॉलेज है, कैसे वो सारी बातें एक एक पॉइंट को ब्रीफ करते हैं, बताते हैं। तो इस तरह से ये भी हमने जाना कि अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे लिए प्रैक्टिकल भी उतना ही आसान होगा जितना कि हम थ्योरी को समझने में सक्षम होते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल पर जाने से पहले मैं थोड़ी 2-4 लाइन कुछ बताना चाहूँगी। हम सभी जानते हैं मानव शरीर बहुत ही जटिल है। उससे भी ज़्यादा जटिल और ज़रूरी कहें तो उसकी बीमारी और बीमारी का पता करना। बीमारी का पता करने के बाद ही उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो ह्यूमन बॉडी को जानने के लिए प्रैक्टिकल, थ्योरी तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्रैक्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी को किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए जैसे डायग्नोसिस के साथ साथ मेडिसिन जरूरी होता है, वैसे ही हमारे लिए प्रैक्टिकल, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी जरूरी है। अगर हमें सही ढंग से पॉइंट एप्लीकेशन नहीं पता होगा तो हम कितना भी चाहे थ्योरी जान लें, इसके बाद भी हमारा प्रोटोकॉल, हमारा ट्रीटमेंट सही नहीं रहेगा, उसका असर सही नहीं होगा। अगर पॉइंट लोकेशन की बात करें तो हमारे दोनों हाथों में पामर और डॉर्सल दोनों साइड में ही पॉइंट लगते हैं। ये हम सभी जानते हैं, हमारे बुक में भी इसके बारे में बताया गया है। लेकिन उसको सही ढंग से एप्लीकेशन उसका पॉइंट का, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसमें बहुत कम का ये है, अंतर है उनके लोकेशन में। तो ये सब को देखने के लिए बड़ी बारीकी के साथ हमें पॉइंट को समझने, प्रैक्टिकल को समझने में समझना चाहिए। इसके बाद अगर आगे और पीछे दोनों साइड में ही हमें इसमें एफर्ट लगाने की जरूरत होती है, जिसको कि हम समझें। और अगर फिंगर की हम बात करते हैं तो फिंगर में तो
कभी भी अगर हम फिंगर में पॉइंट एप्लीकेशन की बात करें तो फिंगर में हमें फिर भी आसानी होती है, क्योंकि उसमें लैंडमार्क की तरह अगर हम ये करें तो उसमें हमारे पास जॉइंट्स होते हैं। जैसे आयुर्वेद में कफ जॉइंट, वात जॉइंट, पित्त जॉइंट, वात जॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सहारा मान करके उसके ये में हम आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन हमें सबसे प्रॉब्लम आती है ट्रंक रीजन में जब हम पॉइंट का एप्लीकेशन करते हैं। तो इसके लिए भी हम आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर हम सही ढंग से, इससे पहले अगर हमने ओरिजिनल पर अगर कभी भी हमने मेरी जब शुरुआत किया था मेरिडियंस का ऊर्जा प्रवाह पथ का, अगर थोड़ा सा भी हमारे माइंड में ओरिजिनल का अगर ये होगा, ओरिजिनल का पाथवे अगर होगा कि हमारा, जैसे कि अगर एग्जांपल दूं को, तो लंग्स का मेरिडियन ओरिजिनल में हमारे चेस्ट के पास से, हमारे चेस्ट के ऊपर से शुरू होकर के हमारे ये हमारे थंब में रेडियस साइड में खत्म होता है आकर के। अगर हमें थोड़ा सा भी, पॉइंट की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वो पाथवे अगर हमें पता होगा तो ये पॉइंट हमें उस पाथवे पर जब उसी ये को करस्पॉन्डेंस में जब हाथ में यूज करेंगे तो उस पाथवे को विजुअलाइज करके, पाथवे को याद करके हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर ये फिंगर में, चेस्ट से फिंगर में जा रहा है तो हमारे ब्योल में फिंगर, जिसको कि हम चेस्ट रीजन से लेकर फिंगर तक ये फिंगर का मानते हैं, इंडेक्स फिंगर, वहां तक जाने में वह उसकी पाथवे ये होगी। तो ये बात कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल में पॉइंट एप्लीकेशन से पहले अगर हमें पता होगा कि हमारा ओरिजिनल में कहाँ से क्या जा रहा है, अगर हमें मालूम होगा कि मेरिडियन इसका लिवर मेरिडियन कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हो रही है, अगर ये पता होगा तो उसके पॉइंट एप्लीकेशन ब्योल में भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। ऐसे में हमारे पास, हमारे माइंड में एक ही बात आती है कि फिंगर में जॉइंट के पास तो हमारे पास सबूत, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन जब हम पामर या डॉर्सल साइड में जब यूज करते हैं, पॉइंट लगाना यूज करते हैं, तो वहाँ टफ हो जाता है। वहाँ पर लगाना थोड़ा, मतलब उसमें थोड़ा सा हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। तो वैसे भी हम ये जानते हैं कि जब भी किसी चीज़ का एड्रेस हमें जानना हो तो एड्रेस, अगर किसी अननोन जगह पर हम जा रहे हैं, एड्रेस जानने के लिए अगर हमारे पास एक लैंडमार्क होगा तो वो हमारे लिए क्या करता है, उस जगह तक पहुंचने में वो लैंडमार्क बहुत सुविधा, उस लैंडमार्क से बहुत सुविधा होता है। तो हाथ के फिंगर के लैंडमार्क की तो मैंने बात कर ली, लेकिन अगर मैं ट्रंक रीजन की बात करूं, पामर और डॉर्सल रीजन की बात करूं, तो इसके लिए भी हम सभी जानते हैं कि 12 मेरिडियन और 2 गवर्निंग वेसल्स हैं, उसके 2 वेसल्स हैं, जिसमें कंसेप्शन वेसल यिन साइड में, पामर साइड में है, और डॉर्सल साइड में हमारा गवर्निंग वेसल है। तो इन दोनों को पूरे प्रैक्टिकल में यांग और यिन मेरिडियन के पॉइंट एप्लीकेशन में इन दोनों वेसल्स को हम लैंडमार्क बना सकते हैं, लैंडमार्क मान सकते हैं। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि ये जितने ये दोनों गवर्निंग वेसल और कंसेप्शनल वेसल्स, इसके जितने भी हमारे पाथवे हैं, हम सभी जानते हैं कि बॉडी के बीचों बीच से, आगे और पीछे दोनों साइड से चलते हुए हमारे सर के पास आकर या लिप्स के नीचे सीबी खत्म होता है, और जीबी हमारा जीबी 26 लिप्स के पास खत्म होगा, या अंदर 28। तो ये बताने का मतलब ये है कि इसको हम लैंडमार्क मान सकते हैं। इसके पॉइंट, इसके पाथवे में कहीं कोई चेंज नहीं है। ये जब भी होगा, किसी भी इंसान में अगर होता है, किसी पेशेंट में या किसी में भी, स्वस्थ मनुष्य में भी ये पाथवे सेम होगा। तो इसको अगर हम लैंडमार्क मान लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जब हम पॉइंट एप्लीकेशन करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा, मतलब समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। वैसे तो कोई भी इंसान, कोई भी, कितने हमारे गुरुजन हैं, सभी भी, वो लोग भी अगर पॉइंट का एप्लीकेशन करते हैं तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे नहीं हो सकती है, क्योंकि यह पेशेंट के ऊपर भी निर्भर करता है। कल किसी पेशेंट का हाथ बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि अगर CV4 किसी मेरे हाथ में यहाँ है, तो अगर जैसे सर बैठे हुए हैं तो मेरे हाथ और उनके हाथ की बिल्कुल सब कुछ सेम होगा, लंबाई चौड़ाई सेम होगा, और उनके हाथ में भी CV4 CV8 बिल्कुल एक ही जगह इतने डिस्टेंस में होगा। लेकिन हम लमसम अनुमान लगा सकते हैं CV4 से किडनी की दूरी कितनी होगी, किडनी के पॉइंट की कितनी दूरी होगी, ये हम एक अंदाज लगा सकते हैं, उसके नियर अबाउट पहुंच सकते हैं। तो इसके बाद अब हम अपने ब्योल चार्ट के ये से प्रैक्टिकल की शुरुआत करते हैं। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पार्क जेबू में सबसे अच्छा प्रोफेसर ने किया कि हमारे ये में थेरेपी में तुल्यार्थता का सिद्धांत लाया। पहले तो ये ओरिजिनल में ही एक्यूपंक्चर होता था, ओरिजिनल में ही इसको एप्लीकेशन करते थे, जो काफी
दिक्कत भी होता था, अगर ऐसे पॉइंट जिसको कि हम प्रॉपर वे में उसको यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे हिप वाले रीजन में जैसे बैठने की दिक्कत हो, या हमारे चेस्ट रीजन में, ऐसी जगह में ओरिजिनल में लगाना बहुत मुश्किल था। तो उसको उन्होंने ये बताया, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब जितना ब्रह्मांड में उतना पिंड में है, मतलब शरीर में है। उसको भी उन्होंने और ये कर दिया हमारी सुविधा के लिए कि हमारे शरीर में जितना कुछ, जैसे जो भी कुछ भी ऑर्गन है वो हमारे पाम में है, वो हमारे हाथ में डोर्सल साइड, यांग साइड, यिन साइड, पाम में है। तो इससे पहले हमने ये देखा है कि हमारे ये जो 3 फिंगर है, हमारे जितने भी ब्यूल के मेरिडियन है, इन 3 फिंगर्स में ये हमारे सर मेरा हाथ दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? मुझे तो नहीं दिख रहा, आप और लोग बताइए, दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। सर दिख रहा है? हाँ, आप थोड़ा दिखा। दिख रहा है सर? हाँ, आप दिखा। आप लोग दिख रहा है ना? नहीं, जी मैम दिख रहा है अभी। सॉरी दिख रहा है मैम, सर। ठीक है सर। तो हमने ये अभी तक देखा है, अभी तक जितना भी हमने पढ़ाई की है उसमें हमने देखा है कि हमारे हाथ में ये दोनों पैर का करस्पॉन्डेंस है, और ये दोनों हमारे इंडेक्स और लिटिल फिंगर हमारे हैंड का है। इसके अलावा ये जो हमारा थंब है, हम सभी जानते हैं कि हमारा ये नेक रीजन है, आगे पीछे दोनों नेक रीजन है। तो इसको ही इसी तरह से हम अपने बॉडी में जितना भी हमारा आज हम ये प्रैक्टिकल में यिन मेरिडियन की बात करेंगे, तो इसमें जितने भी यिन मेरिडियन है वो हमारे इस इंडेक्स फिंगर में आएंगे, और जितने भी पैर के मेरिडियन है, यिन मेरिडियन, वो इस मिडिल फिंगर में आएंगे। तो इसके बाद हम अपने चार्ट के हिसाब से, चार्ट के अकॉर्डिंग अब हम पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो हमने देखा, हम जैसे कि अभी मैंने चर्चा की थी कि हमारा लंग्स मेरिडियन हमारे चेस्ट से शुरू होकर के थंब में रेडियस साइड में आकर खत्म होता है। तो इसके बाद हम सबसे पहले मैं लैंडमार्क की बात करना चाहूंगी, सीबी मेरिडियन को हम देखते हैं। तो हम जानते हैं कि सीबी मेरिडियन हमारे बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल पैर के दोनों हमारे गोनैड्स एरिया से शुरू होकर के ऊपर जाते हुए हमारे अपर लिप्स पर आकर खत्म होता है, लोअर लिप्स पर खत्म होता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में दोनों पैर का जो कॉरस्पॉन्डेंस है उसके बीचों बीच, मतलब दोनों रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर के बीचों बीच से शुरू हो रहा है हमारा सीबी मेरिडियन। और सीबी मेरिडियन CB1 का लोकेशन हम सबसे बिल्कुल भी इसको जानना कठिन नहीं है। इसकी शुरुआत हम जानते हैं कि दोनों फिंगर के बीच में जो हमारा जो ये ट्रायंगल, जो ये शेप है, फ्लैप है, वहां से शुरुआत होता है CB1 की। CB1 और CB4 हम जानते हैं कि सबके हाथ में, सबों के हाथ में ये हार्ट लाइन CB4, ये सबके हाथ में, जनरली सबके हाथ में CB4, ये हार्ट लाइन के पास CB4 का लोकेशन रहता है, CB4 का लोकेशन रहता है। इस बीच में अगर हम CB1 और CB4 को डिटेक्ट कर लेते हैं, अगर हम समझ जाते हैं CB1 और CB4 के लोकेशन को देख सकते हैं, तब इन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस में CB2 और CB पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं। हमारा इक्वल डिस्टेंस में CB2 और CB3 ये पॉइंट आएगा। सर मैं सही हूं ना सर? बिल्कुल सही। ठीक है सर। तो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद अब एक और लाइन देखते हैं जो कमोबेश हो सकता है किसी में न भी मिलता हो, नहीं भी हो। ये तीसरी लाइन हमारे हार्ट लाइन के बाद आता है एक ब्रेन लाइन, जिसको कि मैं तो ब्रेन लाइन कहती हूँ, ब्रेन लाइन है ये। इसको अगर ये देखा जाए, हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बीच में हमारा 3 पॉइंट आ रहा है। हार्ट लाइन पर तो CB4 है, ये जो लाइन जा रही है इस लाइन पर CB4, जैसे कि अभी हमने कहा CB4 पॉइंट लोकेट होगा। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो ये ब्रेन लाइन, इस बीच में हम 3 पॉइंट को लोकेट करते हैं। CB4 और CB5 पॉइंट के बीच में 1 मैग्नेट की दूरी है, जैसा कि हम चार्ट में देख रहे हैं। CB4 और CB5 के बीच में 1 मैग्नेट की दूरी है। फिर CB5 और CB6 के बीच में CB5 और CB6 के बीच में हाफ मैग्नेट की दूरी है, जैसा कि आपने देख रहे होंगे चार्ट में। CB5 और CB6 के बीच में हाफ मैग्नेट की दूरी है। वैसे ही CB6 और CB7 के बीच में फिर हाफ मैग्नेट की दूरी है। ये भी हमने इस चार्ट में देखा है, बस हाफ मैग्नेट की दूरी है। CB4 और CB5 में जितना डिस्टेंस है उतना CB5 CB6 में नहीं है। तो CB4 CB5 में 1 मैग्नेट और CB5 CB6 में
हाफ ऑफ मैग्नेट की दूरी है। इसके बाद अगर हम CV8 के लोकेशन की बात करें तो बहुत ही इजी है, और हम हमेशा इस चीज को हमेशा हमारे क्लास में इस चीज की पढ़ाई हुई है। CV8 हमारे नेवल एरिया को डिनोट करता है। CV8 हमारे बॉडी में, हमारे पाम में, हमारे बॉडी के नेवल नाभि वाले क्षेत्र को बताता है। तो CV8 का हम देखेंगे लोकेशन अगर देखना चाहे तो हमारे हाथ के बीचों बीच, हमारे हाथ के बीचों बीच जो हल्का सा डिप्रेशन भी है उस वैसे भी समझ सकते हैं। तो और इसकी दूरी मतलब इसका लोकेशन अगर हम देखना चाहेंगे तो हर एक हाथ के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। अगर मान लीजिए किसी का हाथ बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो हाथ का मिडिल है वो CV8 होगा, और किसी के हाथ छोटा है तो उसके हाथ में जो मिडिल एरिया होगा, बिल्कुल हाथ का पाम का मिडिल एरिया, वो CV8 हो जाएगा। तो ये CV मेरिडियन की जो मैं बात कर रही हूँ लैंडमार्क है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर आगे जितने भी हम देखेंगे वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। आगे का पॉइंट देखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं CV8 तक अभी हमने देखा है। CV8 बिल्कुल हाथ के बीच में है। अब अगर हम इसके आगे CV8 के आगे जाने से पहले अब हम ये देखते हैं कि हमने शुरुआत की थी। आप लोग अपने अपने हाथ में इसको अगर विजुअलाइज करेंगे या अगर इसको लाइनिंग करते हुए समझेंगे तो मेरे बोलने के बाद आप समझ पाएंगे इस बात को। तो मैं ये बताना चाहूंगी सर, एक सेकेंड सर, ठीक है सर। फिर हाँ, यहाँ से अगर मैं देखूं CV1 से लेकर CV1 की शुरुआत मैंने बताई, दोनों लेग के बीच में, दोनों फिंगर के बीच से होती है। वहां से अगर हम सीधी रेखा खींचते हैं अपने रिस्ट तक, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट रेखा अगर हम अपने रिस्ट तक खींचते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि जब हम प्रोब से या पेन से, मैम आपकी आवाज नहीं क्लियर हो रही है, आप क्या पूछ रही हैं? सॉरी मैम, सॉरी। नहीं डॉक्टर ओके, हाँ। तो अब मैं इसकी बात कर रही हूँ सीधे मैं CV14 उसके अकॉर्डिंग फिर सारे पॉइंट का हमें लोकेशन समझना आसान हो जाएगा। तो अगर हम CV1 से लेकर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ रिस्ट ज्वाइंट पर तक खींचते हैं तो CV14 को जानने के लिए वो जो लास्ट आएगा CV14 के लिए, ये जो हमारे हाथ का इसको मतलब क्या कहूँ, ये थम से जाने वाली थम के साइड से जो गोलाई जा रही है वो, और स्मॉल फिंगर के सामने से जो गोलाई, रिस्ट की बात कर रही हूँ, रिस्ट पर स्मॉल फिंगर के साइड से जो गोलाई जा रही है वहां, और थम के साइड से जो गोलाई जा रही है वहां, उस जगह पर एक डिप्रेशन आएगा। अगर हम ऐसे हाथ को हिलाकर भी देखते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी हाथ दिख रही होगी। अगर इस जगह पर हम देखते हैं, सर दिख रहा है? हाँ दिख रहा। हाँ, नहीं दिखे तो सर बता दीजिए। शेयर स्क्रीन पे ला देंगे आप स्क्रीन? सॉरी सर, क्या कहा आपने? मैम आपका छोटा सा दिख रहा है, ये जो ये चार्ट लगाया हुआ है ना बेउल का, तो वैसे ही थोड़ा बड़ा दिखता तो अच्छा समझ में आता। सर इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, आप अपने मोबाइल से करें। चलिए अब बीच करते जाएंगे। ठीक है सर। ये पॉइंट देखिए, हाँ डिप्रेशन आ रहा है, ये पॉइंट, ये सर आप अपने हाथ में भी देख सकते हैं। हाँ अपने हाथ में जो डिप्रेशन है वहां पर 14 है, बस 14 पॉइंट को अगर आपको डाउट है तो आप अपना हाथ ऊपर करके दिखा सकते हैं। मैं आपको ये करेक्शन कर दूंगी कहाँ मैं बता रही हूँ। आप अपने हाथ में दिखाइए। बिल्कुल सर, हाँ ये, हाँ आपने जहाँ, सर आपका पॉइंट जहाँ लगा है वही है ना? पॉइंट जहाँ लगाए हैं आप हेमंत सर, यही है ना मैम CV14? हाँ CV14 हल्का सा और ऊपर जाएगा सर, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, वो एक्यूरेट जगह नहीं है। देखिए ऐसा ना, कलाई छोड़ दीजिए, हाँ कलाई छोड़ दीजिए, डिप्रेशन ऊपर है, ये डिप्रेशन नहीं, ये वाला। हाँ कलाई छोड़ दीजिए, सॉरी सर, सॉरी बताइए सर आप। नहीं ठीक, कलाई छोड़, मतलब कह रहे मोड़ छोड़ दीजिए, कलाई को ऊपर करिए, कलाई में मत लगाइए, कलाई पे नहीं, ये हथेली पे ही है ऊपर। कलाई एक तरह से सर आप लैंडमार्क समझ सकते हैं कि उसके सामने जो ऊपर डिप्रेशन है ना। हाँ ठीक है, ऊपर वाला जो पॉइंट आ गया। हाँ वो ट्रायंगल टाइप बना हुआ, देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, बिल्कुल आप देखेंगे ना। तो वो यहाँ तक हमने अगर CV14 को लिया है, और CV8 तक के बारे में हमने बताया कि हाथ के बीच का है, हाथ के बीचों बीच में हाथ CV8 है और CV14 हमने ये बताया। इसके बीच में अगर हम उस लाइन पर हर एक जितने भी पॉइंट्स हैं, वो हर एक पॉइंट जितने भी पॉइंट है, CV9, CV10, CV11, 12, 13 और 14 की तो बात हम कर ही रहे हैं।
तो सारे जितने भी पॉइंट है एक एक मैग्नेट की दूरी पर वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसका सही ये लोकेशन होगा। ठीक है सर, हेमंत सर समझ में आ रहा है सर? ठीक, बस CV8 से आपको करना इतना ध्यान रखना है, ये तो सारी लाइनिंग सबके हाथ में होती है, वो तो आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन CV8 से CV14, ये CV14 अगर आप समझ जाएंगे ना, तो उस CV8 से लेकर CV14 तक एक लंबी लाइन खींच करके, सीधी लाइन खींच करके इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल सही लोकेशन होगा हर एक पॉइंट का। ठीक है, फिर CV14 के बाद आगे के पॉइंट को भी देखना बहुत ही उतना ही आसान है जितना अभी तक हमने CV14 को देखा था। और अगर इस CV मेरिडियन को आप सही ढंग से समझ जाएंगे, क्योंकि ये मैं अपना एक्सपीरियंस समझा रही हूँ, जब मैं आपकी तरह आप लोगों की तरह फर्स्ट क्लास में बैठी थी निरंजन सर की क्लास में, तो मैं भी ऐसे कुछ समझ नहीं पाती थी, बार बार क्वेश्चन पूछती थी, उसके बाद भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से सर के कहने के बाद ध्यान से जब देखना शुरू किया CV मेरिडियन, तब समझ में आया। तो CV मेरिडियन को इसलिए मैं इतना इनहेंस करके, इतना लेबोरेट करके समझा रही हूँ। उसके बाद है CV14 हमने देख लिया। CV14 से लेकर फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे किस तरह जाएंगे? हेड रीजन में। तो हमारा हेड रीजन थंब में है, ये तो हम सभी जानते हैं कि हेड रीजन हमारा थंब में आएगा। तो CV14 हमने इस डिप्रेशन में देखा, रिस्ट के डिप्रेशन में देखा। यहां से अगर हम एक सीधी लाइन खींचते हैं, फिर से हमें एक सीधी लाइन खींचनी है। CV14 से आगे बढ़ते हुए हम इस कफ ज्वाइंट, थंब के कफ ज्वाइंट पर, कफ ज्वाइंट तक अगर सीधी लाइन खींचते हैं तो उसके बीच में ही हमें सारे पॉइंट मिल जाएंगे, CV14 से लेकर CV22 तक। तो पहले हम CV22 तक की बात करते हैं, फिर आगे और आगे दो पॉइंट और रह जाएंगे, उसको आगे देखते हैं। तो CV14 से CV14 से लेकर कफ ज्वाइंट तक, थंब के कफ ज्वाइंट तक फिर सीधी लाइन अगर हम खींचते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि इसके बाद इसमें सॉरी सर, हाँ, उसके बाद अगर हम देखते हैं CV14 से जस्ट एक मैग्नेट इसी लाइन पर, ये जो लाइन हमने खींचा है इसी लाइन पर जस्ट एक मैग्नेट नीचे अगर आते हैं, थंब के साइड में जाते हैं, तो CV15 आ रहा है। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी, नहीं तो सर तो है ही। तो CV15 आएगा एक मैग्नेट की दूरी पर। उसके बाद जस्ट अगर हम देखें फिर, तो एक मैग्नेट नहीं, दो मैग्नेट की दूरी पर CV16 है, फिर दो मैग्नेट की दूरी पर CV17 है। या तो हम दो मैग्नेट की दूरी पर कर सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा एक और हमारे पास रास्ता है। रास्ता ये है कि ये CV14 से लेकर CV22 तक जो हमने सीधी लाइन खींची है उसका बिल्कुल हाफ कर देंगे। CV14 से CV22 तक जो हमने लाइन खींची है उसको हम बिल्कुल हाफ कर देंगे। वो हाफ करने के बाद जहां पर भी वो हाफ होगा वो हमारा होगा CV17, वो पॉइंट CV17 का लोकेशन होगा। ठीक है, और इसके बीच में CV14 से लेकर CV17 के बीच में हम मैग्नेट वाइज एक मैग्नेट लगाएंगे, दूरी पर लगाएंगे तो CV15, दो मैग्नेट दूरी पर लगाएंगे तो CV16 आएगा, फिर CV17 तो हमने डायग्नोस लोकेट कर ही लिया है। इसके बाद CV17 से लेकर CV22 तक जितने भी हमें पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर 4 पॉइंट हम देखें तो हर एक पॉइंट बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर उसका लोकेशन है, और ये सारा एक एक मैग्नेट की दूरी पर है। ठीक है ना सर? बिल्कुल, हाँ, एक एक मैग्नेट की दूरी पर ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इसको बिल्कुल ही इतने इजी वे में हम CV मेरिडियन को देखा यहाँ तक, CV22 तक। इसके बाद सिर्फ हमारे पास दो पॉइंट बचते हैं इसके, CV23, CV24, क्योंकि CV में 24 पॉइंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ हम नेक तक तो पहुंचा है, फिर इसके बाद अगर हम CV22 के बाद देखें तो कोई भी पॉइंट नहीं है, सिर्फ यहाँ CV22 के बाद फिर हमारे इस थंब के इस ज्वाइंट पे, कब वात पे ज्वाइंट पर CV23 आ रहा है। हमारे इस फर्स्ट ज्वाइंट पर, चाइनीज के अकॉर्डिंग फर्स्ट ज्वाइंट पे 23, CV का 23 नंबर आ रहा है। इसके बाद अगर हम 24 को देखना चाहे तो ये अगर हमारा हो गया, नेक का ज्वाइंट अगर हो गया, तो हम जानते हैं कि हमारा लोअर लिप्स में आकर 24, CV का 24 नंबर पॉइंट या लास्ट पॉइंट उसका खत्म होता है। तो ये अगर नेक पर आ गया तो उसके जस्ट ऊपर आकर के हमारा लिप्स के रीजन में, चूंकि ये यूनिलेटरल है, सिंगल लाइन है, इसलिए ये दोनों साइड नहीं होकर बीचों बीच CV23 के जस्ट ऊपर आकर के हमारे लोअर लिप के सामने आकर, लोअर लिप्स के पास आकर के CV का 24 नंबर खत्म होगा, या इसको हम एक मैग्नेट की दूरी पर 23 के बाद 24 को लगा सकते हैं। ठीक।
तो इस तरह हमने अभी लैंडमार्क के बारे में देखा, जो कि हमारा सीवी मेरिडियन है। इसको अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही बहुत ही आसान है, इसके बाद जितने भी हमारे यिन मेरिडियंस हैं उसको समझने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट यिन मेरिडियन ही नहीं, यांग मेरिडियन में भी स्टमक के जितने बहुत सारे पॉइंट इसमें आते हैं, वो सब भी हमारा जानने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसके बाद लैंडमार्क जाने के बाद एक एक करके यिन मेरिडियन के बारे में हम जानते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में, हमारे हैंड में 3 यिन मेरिडियन शुरू होते हैं, मतलब पाए जाते हैं, शुरू और फिनिश होने की बात नहीं, पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला अगर हम चर्चा करें, या बुक में भी होता है, लंग्स से शुरू होती है, तो चलिए हम भी लंग्स से ही शुरू करते हैं। तो ऐसे इसको LU1 को अगर हम देखें, LU1 लंग्स मेरिडियन के पॉइंट को अगर हम देखना चाहें, लोकेशन को अगर देखना चाहें, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है कि बिल्कुल छोटी छोटी डिस्टेंस पर ही हमारा पॉइंट का, देखिए अब पॉइंट का लोकेशन बदल रहा है, और अगर पॉइंट का लोकेशन बदल जाता है, अगर LU1 की जगह LU2 में लगा देंगे तो उसके कुछ अलग ही रिजल्ट आएंगे, इसलिए बड़े ध्यान से हमें समझना होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे इंडेक्स फिंगर में जो हमारा लास्ट जॉइंट है, थर्ड जॉइंट है या कफ जॉइंट है, कफ जॉइंट से 2 मैग्नेट नीचे, कफ जॉइंट से 2 मैग्नेट नीचे LU1 है इस साइड में, यिन यांग बॉर्डर पर नहीं है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा हमें एज अ थेरेपिस्ट कि कभी भी ये जो 3 मेरिडियन है, इस बात को मैं मेंशन करना चाहूंगी, यिन साइड में फिंगर में अगर हम पॉइंट का ये कर रहे हैं, पॉइंट को अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा कि कभी भी इसमें सबसे पहला लाइन आएगा LU की, पहला लाइन आएगा इंडेक्स फिंगर में, पहला लाइन आएगा LU, सेकंड आएगा पेरिकार्डियम एंड थर्ड आएगा हार्ट। तो अब आपको समझना ये होगा कि जब भी हम पॉइंट का लोकेशन कर रहे हैं, पॉइंट को अप्लाई कर रहे हैं, मेरिडियन को अगर देखें तो जनरली हम क्या करते हैं, यिन यांग लाइन पर, लेकिन नहीं, हमें ये देखना है कि जब तीनों मेरिडियन, अगर तीनों मेरिडियन की लाइन हम ड्रॉ करें, और ऐसे मैं आपको अपना हाथ दिखाऊं, फिंगर दिखाऊं, तो आपको प्रॉपर तीनों लाइन सामने दिखना चाहिए, बिल्कुल साइड में नहीं, दोनों साइड में नहीं, बल्कि तीनों लाइन हमारे हाथ में मैं ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगी। तीनों लाइन हमें हाथ के सिर में दिखनी चाहिए। ये तीनों लाइन दिख रही है ये कहने का? हाँ, ये ध्यान रखिए, हाँ, ये जो बात कर रहे हैं ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, चाइनीज ब्यूल चार्ट, ये कंसेप्ट है। अब वो मत समझते थर्ड वाले ये मत कहें इन यांग बॉर्डर पर है, तो वहां इन यांग बॉर्डर दूसरी चीज हो गई, समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं, चाइनीज पढ़ रहे हैं और ब्यूल पार्ट पढ़ रहे हैं, उसमें मैडम कह रही है कि जो तीनों है, तीनों हमको दिखने चाहिए, हाँ, फ्रंट में दिखने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर तीनों मेरिडियन का एक एक पॉइंट भी आप लगाते हैं, मान लीजिए कि हमारे अभी आगे जाकर इसको हम देखेंगे, जैसे हमारे पास H7, P7 और LU9, अगर ये तीनों पॉइंट को एक टेप में लगा, या तीनों पॉइंट को अगर हम अपने फिंगर में अप्लाई करते हैं, तो ये तीनों मैग्नेट हमें दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इधर हार्ट का इधर आ जाए, इस साइड में हार्ट का आ जाए, मिडिल फिंगर के साइड में, और हमारा इधर रेडियस साइड में आ जाए ये LU, ऐसा नहीं, बल्कि तीनों हमें विजिबल होना चाहिए, तब वो एप्लीकेशन सही होगा, चाहे इसके लिए हमें छोटा मैग्नीट्यूड क्यों ना यूज करना पड़े। ये कोई प्रश्न है मनोज जी या कोई हेमंत जी, कोई प्रश्न करना चाह रहे हैं इस पर? हेमंत कोई? थोड़ा सा ये बहुत अच्छा, वैसे मैम तो बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन जैसे ये 3 फिंगर्स के लिए बताया कि हमें तीनों लाइंस दिखनी चाहिए, ठीक है, और आपने उसको क्लियर किया कि हमने वो बॉर्डर पे नहीं जाना है, बिल्कुल, बॉर्डर पे ब्लैक एंड व्हाइट स्किन को नहीं करना है हमने, बिल्कुल, और ये सब सामने सामने ही रहेंगे, है ना, बिल्कुल, क्योंकि वो अगर लगाई भी है लाइन तो वो थोड़ा साइड में तो है ही, उससे तो नहीं कुछ फर्क पड़ेगा। मैम ये एक्चुअली सामने ये इसमें ऐसे में ऐसे दिखने चाहिए बस, यूं मैम एक्चुअली ये 2D पिक्चर है, और दूसरी बात आप ये देखिए कि ये सामने सामने नहीं है। आपने ये देखा है चार्ट में, जैसे हमारे अगर आप ट्रेटाइज 1 खोल रखा है आपने, ट्रेटाइज 1 से आप देख रही हैं? नहीं, मैं तो आपके सर के चार्ट से ही देख रही हूँ अभी, है ना? ओके, तो अगर सर के चार्ट से आप देख रही हैं तो आपने देखा होगा कि फिंगर का जो उसने आउटलाइन बनाया है चार्ट में, वो थोड़ा थिक है ना, लेकिन अगर मेरिडियन की अगर हम बात करें तो वो थिन लाइन है। तो इन दोनों में सबसे पहला यिन यांग बॉर्डर, यिन यांग बॉर्डर अभी नहीं हम करेंगे, फिंगर का जो आउटलाइन है वो थिक है, वो हमें बता रहा है कि ये इतना ये प्लेस है फिंगर का, और उस फिंगर के अंदर भी 3 मेरिडियन है हमारे,
वो बिल्कुल थिन लाइन है। ठीक है मैम, उसका सिंपल सब होगा कि सामने से दिखने चाहिए, तीनों पॉइंट सामने से दिखने चाहिए बस। ठीक है। हाँ, तीनों पॉइंट सामने से दिखे बस। सर हाँ बिल्कुल सर, मुझे लग रहा है ना कि आपने थोड़ा सा और इधर साइड कर दिया है सर। मैं थोड़ा अंदर की तरफ करिए बस। और जैसे आपने सर इतना समझिए, पेरिकार्डियम बिल्कुल मिडिल में है ना, उससे हाफ मैग्नेट छोटा BM1 हाफ मैग्नेट दूरी पर आप दूसरा करेंगे तो कितना ही पतला उंगली होगा ना फिंगर होगा, फिर भी वो सामने विजिबल होगा। बिल्कुल, इसमें बॉर्डर पे जाना ही नहीं है। जाना नहीं है। गोल में बॉर्डर की बात ही मत करिए, बॉर्डर पे मत जाइए। हाँ ठीक, बिल्कुल फ्रंट में रहिए, सामने रहिए, 2D के हिसाब से रहिए, समझ लीजिए 2D के हिसाब से रहिए, 2 डायमेंशनल। और ये इसलिए इसने मोटा और पतला करके थिक लाइन और थिन लाइन में बताया है कि हमें एक पूरी तरह क्लियर हो जाए कि मेरिडियन कहाँ है और फिंगर कहाँ है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा है LU1 और LU2 कफ जॉइंट से एक मैग्नेट ऊपर हम LU2 को लंग्स मेरिडियन के 2 पॉइंट को देख रहे हैं। अब अगर हम इसके ऊपर आते हैं LU3 एंड LU4 को, LU3 एंड LU4 को देखने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है कि ये कफ जॉइंट, ये फर्स्ट जॉइंट और सेकंड जॉइंट, ये मिडिल जॉइंट है, इस दोनों की लेंथ को हम इन दोनों की दूरी को लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट जॉइंट और सेकंड जॉइंट की, लास्ट जॉइंट और मिडिल जॉइंट की दूरी को हम ले रहे हैं। उसको अगर हम हाफ कर दें, अगर उसको हम हाफ कर दें तो वह हमारा पोजीशन, वह हमारा लोकेशन आ जाता है LU3 का। ठीक है, अगर हम इसको ये करें सर, अगर आप लोग को मैं बार बार पूछूंगी तो टाइम बहुत चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा, फिर नहीं तो मैं आगे बढ़ते चलती हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। तो अगर हम इस दोनों इस जॉइंट को अगर हाफ करते हैं और उसके उस हाफ पर अगर पॉइंट लगाते हैं तो वह LU3 है, और LU3 से हाफ पॉइंट ऊपर, हाफ मैग्नेट ऊपर, पॉइंट नहीं, हाफ मैग्नेट ऊपर अगर आते हैं तो वह LU4 है। इसके बाद LU5 को डायग्नोस करने में या लोकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। LU5 बिल्कुल हमारे मिडिल जॉइंट पर आ रहा है, हमारे थंब साइड या रेडियस साइड के मेरिडियन में LU5 मिडिल जॉइंट पर आ रहा है। फिर LU5 और अगर हम LU6 को देखें, LU6 पॉइंट को देखें, उससे पहले हम देखते हैं कि LU9 जो सबसे इजी हमें समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा हमें माइंड में बिठाना होगा। LU5 और LU9 को हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जॉइंट पर आ रहा है हमारा, वो भी सबसे आसान है, LU5 भी आसान है। अब इसके बीच में हम देखते हैं कि LU9 से जस्ट हाफ मैग्नेट नीचे LU8 है, LU8 से जस्ट हाफ मैग्नेट नीचे LU7 है, बस एक हमारा LU6 है। वह अगर हम LU5 और LU5 से 2 मैग्नेट अगर ऊपर ले जाएं, 2 मैग्नेट अप्लाई करें तो वह LU6 का लोकेशन आ जाएगा। LU5 देखा, LU6 2 लोकेशन, 2 मैग्नेट ऊपर। फिर LU7 के लिए हमको सबसे पहले LU9 को देखना पड़ेगा जो लास्ट जॉइंट पर है, उससे हाफ हाफ मैग्नेट नीचे आएंगे तो LU8 और LU7 आ जाएगा हमारा। उसके बाद हम देखते हैं कि LU10 पर अगर हम देखते हैं तो LU10 एक मैग्नेट ऊपर है, LU9 जो हमारे जॉइंट पर है उससे एक मैग्नेट अगर ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो LU10 हमारा मिल जाएगा। रही बात लास्ट पॉइंट की LU11, तो LU11 को देखने के लिए हम सबसे ऊपर जाकर के, ये लास्ट पॉइंट है, LU11 सबसे ऊपर जाकर के हमारा जो थंब है, सॉरी हमारा नेल का ऊपर, नेल का जड़ नहीं, नेल के ऊपर साइड, ऊपर में जाएंगे, उसके आगे आ जाएंगे, पीछे साइड में नेल को देखेंगे, ये आपको दिख रहा होगा मेरा फिंगर, पीछे साइड में नेल से आगे अगर हम आ जाते हैं फिर लंग्स के मेरिडियन पर, जस्ट वहीं पर LU11 है। इनफैक्ट LU11 और LUH9 ये दोनों एक ही साइड है, दोनों थंब के ऊपर वाले टिप के पास है, बिल्कुल ऊपर नहीं है। नेल जहां पर ऊपर वाले भाग से टच करता है वो वाला जगह, हाँ, वो पोजीशन, वो LU11 लंग्स के मेरिडियन में है और हार्ट के मेरिडियन में H9 बिल्कुल सेम प्लेस में है, सेम जगह लोकेट है। तो इसमें भी मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो हम पॉइंट बता रहे हैं, अगर हमें एक साथ H9, P9 और LU11 को लगाना पड़े, तो अगर इन तीनों को अगर एक साथ अप्लाई करना पड़े किसी भी प्रोटोकॉल में, तो हम देखते हैं कि P9 इन दोनों से हाफ मैग्नेट ऊपर आ जाएगा, हल्का सा, हाफ मैग्नेट से भी हल्का सा ऊपर आएगा, लेकिन ये दोनों हमारे जस्ट इस नेल के, जहां नेल स्किन से सटा हुआ है, वहां पर आगे साइड में आ जाएगा। मनोज जी क्या प्रश्न है, बोलिए।
जी सर। सर एक प्रॉब्लम है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि LU7 हमें देखना होता है और LU8 के आसपास हमारे मैग्नेट आ जाती है। यस सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो सही कहा ऐसा सर ना, आपने। अब यहाँ पर अगर अगर आप अप्लाई करें यहाँ पर, तो वर्चुअली यहाँ BM1 यूज होना चाहिए। जहाँ BM2 यूज कर रहे हैं, अगर तो आप तीनों करेंगे BM2, तो दो BM2 में ही तीनों कवर हो जाएंगे। तीनों पॉइंट कवर हो अगर जाते आप अगर आप BM1 यूज करेंगे तो वो शायद ठीक होगा। सर ये बिल्कुल सही है सर। इस तरह की प्रॉब्लम हमें थंब में जब लोग पॉइंट एप्लीकेशन करेंगे ना, उस वक्त आएगा। तो क्योंकि थंब में हमने देखा है आगे या पीछे दोनों साइड में, हाँ ये तो यहाँ वो दोनों साइड में बिल्कुल मतलब सटा सटा पॉइंट है। इसीलिए तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, देखिए कभी आपको हो सकता है LU7 8 लागू करना पड़े, लेकिन LU9 ना यूज करना पड़े। कभी ऐसा नहीं होगा, थ्योरेटिकल प्रश्न है कि भाई हम LU7 8 9 तीनों यूज करेंगे। नॉर्मली ऐसा पॉइंट नहीं होगा, या तो LU7 8 करेंगे या LU9 करेंगे 7 करेंगे, ऐसे ही। मतलब प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल ये पॉइंट है कि ये केवल हमारा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होगा कि हम तीनों यूज करें। नॉर्मली तीनों कभी यूज नहीं होंगे। नॉर्मली बता रहा हूँ, शायद ही कोई बीमारी हो जिसमें तीनों यूज होता है। और सर अगर हम इसकी बात करें, मैग्नेट की बात करें, तो माइक्रो कंपेयर अगर करते हैं पॉइंट और मैग्नेट में, तो पॉइंट हमारा बिल्कुल माइक्रो होगा। पॉइंट लोकेशन है वो माइक्रो एकदम सूक्ष्म होगा। लेकिन अगर मैग्नेट की बात करें तो उसके कंपेरिजन में मैग्नेट की चौड़ाई भी ज्यादा होगी, वो जगह भी ज्यादा लेगा। तो ऐसे में अगर हम LU7 को अप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। बिल्कुल BOL1 को, अगर BM1 को हम यूज करते हैं, फिर भी वह LU8 को थोड़ा थोड़ा बहुत भी कवर जरूर करेगा। बिल्कुल उसको हम ये नहीं कर सकते हैं। वो भी नोट कर लीजिए। जो ठीक है ना? लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है, सबको बता रहा हूँ, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है, लेटेस्ट वर्ल्ड जो स्टडी है, उसके हिसाब से जो ब्योल, जो हमारे पॉइंट एक्यू पॉइंट्स कहे गए हैं, उनका डायमीटर 1 से 3 mm है। 1 से 3 mm डायमीटर है। और हमारा BM2 का डायमीटर आपका 5 mm है। ये स्टैंडर्ड वो है। अब उसके हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम छोटा वाला यूज करेंगे BM1, तो वो कवर करेगा। BM2 तो तीनों के दोनों को काफी हाँ बिल्कुल तीनों को कर जाएगा। आगे चलिए मैडम। ठीक है, तो इस तरह से हम LU मेरिडियन के सारे पॉइंट्स को देख लिया। अब हमारे पास आता है इन साइड में पेरिकार्डियम मेरिडियन। तो पेरिकार्डियम को सबसे पहले पेरिकार्डियम मेरिडियन को पॉइंट नंबर 1 से देखने के लिए हम जानते हैं कि हमारे चेस्ट रीजन से शुरू होता है। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसको, जो अभी हमने लैंडमार्क की बात की थी, CB मेरिडियन की बात की थी, तो अगर उसको हम माइंड में रखेंगे, सबसे पहला तो जरूरी है कि हम CB मेरिडियन को ध्यान रखें, उसके एक एक पॉइंट को ध्यान रखें। इसके बाद भी इसके रास्ते में हमें बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिसको अगर हम याद रखें, जैसे किडनी का है, ST का है या SP का है। अगर इसको याद रखते हैं तो फिर हमें वो समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो पेरिकार्डियम 1 को जानने के लिए सबसे पहले हम CB मेरिडियन का जो 10 पॉइंट हमने देखा था, तो आप कहेंगे कि अगर पेरिकार्डियम 1 को लगाना हो फिर हम CB मेरिडियन को ढूंढे, तो ऐसा नहीं। इसलिए मैंने कहा कि पहले आप इसको प्रैक्टिस करके बार बार CB मेरिडियन के एक एक पॉइंट को, जैसे अब अगर थोड़ा भी प्रैक्टिस होगा और किसी ने अगर आपसे पूछ लिया कि CB8 कहाँ है, तो आप अंधेरे में भी आपका हाथ चला जाएगा हाथ के बीच में। यह है ना, ऐसा होता है कि अगर अंधेरे में भी हम समझ जाएंगे कि हाथ के बीच में है। उसके बाद एक एक दो में एक एक मैग्नेट दूरी पर हमारा 9 होगा, 9 के बाद 10 होगा। अगर हम प्रैक्टिस में रहेंगे, माइंड में रहेगा कि CB10 यहाँ है, उसके जस्ट सामने अब हमें साइड देखना होगा कि पेरिकार्डियम CB मेरिडियन की किस साइड में है। तो CB मेरिडियन बिल्कुल बीचों बीच है और पेरिकार्डियम हमारा हेड वाले रीजन, मतलब थंब साइड में आएगा। तो CB10 अगर हमें पता होगा तो हमारा, और हमें मालूम है कि पेरिकार्डियम थंब साइड में है, तो CB10 के जस्ट सामने हम पेरिकार्डियम के लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो CB10 के सामने जस्ट पेरिकार्डियम 1 है। वहां से फिर हमने देखा है कि एक लंबी सी लाइन आ रही है, मेरिडियन लंबी सी लाइन में आ रही है। इस बीच में हमें पेरिकार्डियम की कोई भी लाइन हमारे इसमें नहीं है। पॉइंट अगर होगा भी तो हमारे TCM के विद्वानों ने अभी इसमें कोई ये नहीं किया, नोमेनक्लेचर नहीं दिया है उसका। वो फिर पेरिकार्डियम की जो सेकंड पॉइंट है P2 के लिए हम देखते हैं कि जैसे पेरिकार्डियम की लाइन हमने बताई बीचों बीच है हमारे इंडेक्स फिंगर में, और इंडेक्स फिंगर का जो ये है कफ जॉइंट है, कफ जॉइंट से हाफ मैग्नेट ऊपर P2 लोकेट है। ये तो बहुत ही आसान है, हाफ मैग्नेट ऊपर आएंगे तो हमें P2 मिल जाएगा। फिर P3 पेरिकार्डियम 3 की बात करें, वो भी बहुत आसान है।
हमारे सेकंड पिच जॉइंट पर, सेकंड जॉइंट पर हमारे P3 आ रहा है, बिल्कुल बीचों बीच आएगा। इस जॉइंट के बीचों बीच एक पॉइंट, इसको जैसे डालेंगे पेन या प्रोब डालेंगे तो हमें P3 मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम 4, 5, 6 की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले P3 और P7 जो लास्ट जॉइंट पर, बाद जॉइंट पर है, उसको हम P7 करते हैं और इन दोनों का अगर हाफ कर देते हैं, इस कहने का मतलब इस जॉइंट का ऊपर, ये मिडिल जॉइंट का अगर हाफ कर देंगे तो हाफ में हमें P4 नंबर आ रहा है। पेरिकार्डियम 4 हमें हाफ जॉइंट में, इसके हाफ में, इस जॉइंट के हाफ में पेरिकार्डियम मेरिडियन में P4 पॉइंट मिल रहा है। फिर P4 से हाफ मैग्नेट ऊपर आएगा P5 से हाफ मैग्नेट आएगा हमारे पास P6। तो इस तरह, और P7 तो हमने बताया है जॉइंट पर आ रहा है। फिर अगर हम P8 को देखते हैं तो P8 को भी देखना बिल्कुल ही आसान है, इसलिए कि P9 हमने भी बात की थी, P9 हमने बात की थी कि LU11 और H9 ये नाखून से जस्ट सटा हुआ, नाखून जहां से स्किन में सटा हुआ उसके जस्ट आगे है, उससे हाफ मैग्नेट ऊपर है P11। कहने का मतलब अगर P11 हम लगाते हैं, सॉरी P9 अगर हम अप्लाई करते हैं पॉइंट, तो वह नेल में ढकेगा नहीं, बल्कि जैसे अगर उंगली ऐसे रखे तो हमें वो मैग्नेट भी दिखेगा, वो मैग्नेट भी हमें दिखेगा कि यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है बीच में। तो जब P9 हम देख लेंगे तो P7 और P9 का अगर हाफ कर देंगे, इस जॉइंट का हाफ करेंगे तो बीचों बीच हमें P8 का लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है। फिर अब हम हाथ से में मिलने वाली जो हमारी थर्ड यिन मेरिडियन है, हर्ट, उसको देखते हैं। तो हर्ट मेरिडियन बिल्कुल ही इजी है, एक बस हम मिडिल फिंगर के साइड से एक लाइन, सीधी लाइन खींच देते हैं, वो हमारी हर्ट की मेरिडियन हो गई। क्योंकि हम जानते हैं कि आप किडनी वाला बताती है ना, तो उससे बेटर होता, ये वाला तो सरल है। बोला था कि किडनी वाले कठिन वाले हैं। ठीक है, तो हर्ट वाला तो आप बिल्कुल इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्ट 1 कफ जॉइंट में है, हर्ट 3 को हमने देखा है, S3 को देखा जॉइंट पर है, पिथ जॉइंट पर है, और H7 है लास्ट वाले जॉइंट पर। H7 से S4 तक बिल्कुल हाफ हाफ मैग्नेट है, वो पॉइंट लोकेट हो जाएगा। फिर H7 और H9 का हाफ करेंगे, H8 और H9 तो हमने बता दिया। तो हर्ट मेरिडियन बिल्कुल ही इजी है, उसको देखकर भी हम समझ सकते हैं उसका लोकेशन। अब हम अपने पैर से शुरू होने वाली यिन मेरिडियन, पैर से शुरू होने वाले जितने भी यिन मेरिडियन है उसके बारे में, उसका लोकेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आ रहा है, चार्ट के अकॉर्डिंग है, वह है लिवर 1, लिवर मेरिडियन। लिवर मेरिडियन की शुरुआत हम जानते हैं कि हमारे, आप किडनी बता दो, उससे किडनी बता दो, उससे फायदा ये होगा कि सीवी के बगल में है, इसलिए थोड़ा सा वो लोकेशन और चीजों को देखने में आसानी रहेगी, मैं इसलिए। तो ठीक है, पहले मैं किडनी का ही देखती हूँ। तो किडनी हम सभी जानते हैं कि हमारे अगर ओरिजिनल में ध्यान होगा तो सबसे आसान है इसका, किडनी का पहला पॉइंट हमारे पैर के सोल में होता है। एक ऐसा पॉइंट है, सिर्फ एक सिंगल एक ऐसा पॉइंट है जो पैर के सोल में होता है। और अगर इसमें देखें, हम ब्योल में देखें तो K1 का पोजीशन हम फिर वही हमारा मिडिल फिंगर जहां स्किन से सटता है, नेल जहां हमारे स्किन से सट रहा है, रिंग फिंगर साइड में स्किन से सट रहा है, उसके आगे अगर हम ले आते हैं, स्किन से सटने वाले जगह पर आगे अगर प्रोब लगाते हैं तो वो जगह हमारा होगा K1, किडनी 1 के बाद अगर हम किडनी 2 की बात करें, किडनी 2 पॉइंट को देखें तो K3, हम इससे पहले हम K3 को देखते हैं। हाँ, K3 हमारा फर्स्ट जॉइंट पर आ रहा है K3, लेकिन और K1 और K2 को अगर हाफ कर दे, इन दोनों को अगर हाफ करे तो वो लोकेशन होगा K2 का। तो ये तो K1 और K2 हमने देख लिया। अब K3 का पोजीशन है जॉइंट पर, लेकिन जॉइंट से स्लाइटली अंदर की तरफ, स्प्लीन मेरिडियन की तरफ आ रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं चार्ट में, K1 और K2 बिल्कुल एक सीधी लाइन में है, लेकिन K3 लाइन तो है, जॉइंट पर भी आ रहा है, लेकिन हल्का सा ये स्प्लीन मेरिडियन के साइड में आ रहा है। क्योंकि हम K3 देखते हैं कि पैर के ऊपर अगर हम देखते हैं ओरिजिनल में देखें तो वह ओरिजिनल में हमारे एरी के पास में, हिल के पास में आता है, अंदर के साइड में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग K3 यहाँ हमारा आ रहा है हल्के से स्प्लीन के साइड में। K3 के बाद अगर हम K4 को देखें तो फिर वो रिवर्स आ रहा है, हाफ मैग्नेट ऊपर आ रहा है, फिर ऊपर वाले जॉइंट की तरफ आ रहा है K3 के जस्ट ऊपर आ रहा है हाफ मैग्नेट, ऊपर K4 आ रहा है, और यह भी बिल्कुल सीधी लाइन में आ रहा है। फिर यह किडनी मेरिडियन की ही सीधी लाइन में आ रहा है K4 से फिर हाफ मैग्नेट ऊपर K5 आ रहा है। और अब हम K6 को देखते हैं, K5 और K6
है तो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में, दोनों में है भी हाफ मैग्नेट की दूरी है, लेकिन यह हमारा ये अगर हम देखें किडनी मेरिडियन में नहीं आकर के किडनी मेरिडियन से, क्योंकि यह बिल्कुल हमारे टखना, सर टखना कहते हैं ना, वो टखना कहते हैं एंकल, हाँ, उस जगह पर अगर ओरिजिनल में देखें तो K6 बिल्कुल टखने के पास है हमारा। तो वही इस तरह से वह ये K5 किडनी के मेरिडियन में सीधा जा रहा है, और जस्ट उससे अंदर के साइड में अगर हम आते हैं, अंदर के साइड में आएंगे तो K6 का हाफ मैग्नेट, K5 से हाफ मैग्नेट की दूरी पर K6 का पॉइंट आ रहा है। तो इस तरह हमने यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है K6 तक, क्योंकि थोड़ा ये पेचीदा है। यहाँ गोल्डन यहाँ ट्रायंगल बनता है बस, 4 4 5 6 के ट्रायंगल बन गए बस। तो इस तरह से 4 5 से हमने K6 तक देखा। अब फिर यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो K6 से हमारा ये जो मेरिडियन की जो लाइन है वो सीधे आगे बढ़ते हुए K3 से आगे जाती है। K3 जो कि ज्वाइंट पर आ रहा है, उससे अगर हाफ मैग्नेट ऊपर जाते हैं तो K7 का लोकेशन आ जाता है। फिर K7 के लोकेशन के बाद फिर अगर हॉरिजॉन्टली अगर हाफ मैग्नेट हम अंदर की तरफ जाएं, K6 वाले लाइन पे, K6 के सीधी लाइन में जाए और K7 के हॉरिजॉन्टल लाइन में जाए तो हाफ मैग्नेट अंदर K8 मिलता है, K8 पॉइंट हमें मिलता है। फिर K8 के बाद अगर हम फिर किडनी के मेरिडियन में, जैसे हम चल रहे थे, किडनी का मेरिडियन स्ट्रेट चल रहा था, अगर वहां जाते हैं तो K7 और K9 के बीच में एक मैग्नेट का अंतर है। K7 पॉइंट और K9 पॉइंट के बीच में लाइन सीधी होगी, पॉइंट लगेगा भी वहीं, बस एक मैग्नेट का अंतर पर K9 आ जाएगा। तो बस इसको इतना समझना है कि K7 के हॉरिजॉन्टल में एक हाफ मैग्नेट के अंतर पर K8 होगा, और K7 के स्ट्रेट में, वर्टिकल लाइन में, स्ट्रेट लाइन में एक मैग्नेट के अंतर पर हमारा K9 का पोजीशन होगा। K10 बिल्कुल इजी है क्योंकि हमारे ये सेकेंड ज्वाइंट पर आ रहा है, बिल्कुल सेकेंड ज्वाइंट के बीचों बीच नहीं, टुवार्ड्स ऊपर की तरफ हल्का सा, लेकिन है ज्वाइंट पर ही। K10 के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा इसके बाद जितने भी किडनी के मेरिडियन हैं वो हमारे अब पाम साइड में आ रहे हैं। K10 तक हमें फिंगर में इजी वे में हमने देख लिया इसका लोकेशन। अब हम इस लाइन को आगे, इस लाइन पर आगे बढ़ते हुए किडनी का 11 पॉइंट, K10 तक देखा, किडनी का 11 पॉइंट, तो फिर यहाँ से हमें अपने लैंडमार्क की सहायता से बहुत ही इजी, मतलब आप एक बार भी ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा कि किस पॉइंट के बगल में क्या है, अगर आपने लैंडमार्क को ध्यान से रखा। तो K11 में कोई भी हमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर CV2 हमें पता है। CV2 के जस्ट सामने हाफ मैग्नेट की दूरी पर ही CV2 और इसमें CV2 और K11 के बीच में हाफ मैग्नेट की दूरी पर सीधी लाइन जा रही है, हमारी K11 का पॉइंट है। इसके बाद अगर K2 किडनी 12 को देखें तो वो भी इतना ही इजी है। K11 और K12 के बीच में एक मैग्नेट की दूरी है, लेकिन CV3 के साथ अगर इसको हम कंपेयर करें, या कि CV3 के साथ इसको हम इस पॉइंट को अगर जानना चाहें तो CV3 के जस्ट हाफ मैग्नेट या उससे भी कम दूरी पर हमारा CV12 आ जाए, सॉरी किडनी 12 का लोकेशन है। फिर किडनी 12 के K12 के बाद K13 भी बिल्कुल वो पॉइंट हमें मिल जाएगा CV4 के जस्ट सामने, हाफ से भी कम मैग्नेट की दूरी पर CV13 मिल जाएगा। अगर CV14 की बात करें तो वह CV5 के जस्ट सामने है, सॉरी किडनी अगर 14 की बात करें तो CV5 के जस्ट सामने है। अब CV6 के पास कोई पॉइंट नहीं है। उसके बाद K15 को भी जानना उतना ही आसान है, या तो हम ऐसे देख सकते हैं कि K14 से एक मैग्नेट ऊपर K15 आ जाएगा, या अगर ये ब्रेन लाइन है, ब्रेन लाइन के सामने भी आप देख सकते हैं, या CV7 के सामने। तो तीनों तरह से जो भी आपको इजी लगे उस वक्त याद आने, K15 को अप्लाई करते समय जो भी पॉइंट याद आए, जो भी याद आ जाए उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। CV14 से एक मैग्नेट ऊपर, CV7 से हाफ मैग्नेट से भी कम ऊपर में, या ब्रेन लाइन के जस्ट सामने। फिर अगर K16 की बात करें तो वो बिल्कुल हमारे पाम में आएगा, CV8 के जस्ट हाफ मैग्नेट साइड में आएगा। तो ये सारी चीजें हम बताए, हमारा CV लाइन बिल्कुल दोनों फिंगर के बीचों बीच जा रहा है। और अगर किडनी की बात करें तो वह मिडिल फिंगर, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा मिडिल फिंगर के साइड में आ जाएगा ये लाइन। तो हमने अभी देखा K16 तक। K16 के बाद अगर हम K17 की बात करें तो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि K16 और K17 में 2 मैग्नेट की दूरी है, या CV10 के जस्ट सामने फिर किडनी की मेरिडियन जा रही है, CV मेरिडियन के जस्ट सामने किडनी की मेरिडियन जा रही है, CV10 के जस्ट सामने CV17 पॉइंट हमारा इजी वे में लोकेट हो जाएगा। CV11 के जस्ट सामने हमारा CV18 किडनी 18 का पॉइंट दिख रहा है। CV12 के सामने
किडनी 19, इसके बाद CB13 से कम ज़्यादा नहीं, बिल्कुल CB13 के सामने किडनी का 20 नंबर हमें मिल रहा है। फिर CB14 के जस्ट सामने किडनी का 21 पॉइंट मिल रहा है हमारा। तो अभी तक हमने किडनी का 27 पॉइंट में से हमने अभी तक 21 पॉइंट को अपने लैंडमार्क की सहायता से बिल्कुल ही इजी वे में, अगर फिंगर की बात करें उसमें भी लैंडमार्क में मिल जा रहा है जॉइंट के रूप में, और इसमें CB मेरिडियन, तो किडनी 20 तक पहुंचने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे ही आगे भी हमें पॉइंट उतने ही आसानी से मिलते जाएंगे। तो फिर हम किडनी 22 को किस तरह से डायग्नोस करें, किस तरह से हम लोकेट करेंगे या कैसे पहचानेंगे, इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, किडनी 21 से लेकर सीधी लाइन तो नहीं कहूंगी कि सीधी लाइन खींचना है, बल्कि इसको हम किडनी 22 को लोकेट करने के लिए CB16, जो अभी हमने सीधी लाइन खींची थी, CB14 से लेकर CB22 तक जो लाइन खींची थी, उसमें जहां CB16 का लोकेशन है उससे हाफ मैग्नेट अंदर की साइड में, इंडेक्स फिंगर के साइड में अगर हम लोकेट करते हैं हाफ मैग्नेट अंदर, तो किडनी का 22 पॉइंट हमें मिल जाता है। फिर अगर किडनी का 23 पॉइंट अगर देखें तो ये भी उतना ही आसान है। CB17 के जस्ट सामने किडनी का 23 नंबर है। फिर किडनी का 24 नंबर, यह भी उतना ही आसान है। CB18 के जस्ट सामने हमारा किडनी का 24 नंबर मिल रहा है। CB19 के सामने हमें किडनी का 25 नंबर मिल रहा है। फिर CB20 के सामने हमें किडनी 26 मिल रहा है। और इसके बाद CB21 के जस्ट सामने हमें किडनी का 27 पॉइंट मिल रहा है। और इसको 27 को लोकेट करने के लिए हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारा जो थंब का जो पहला जॉइंट है, जॉइंट से एक मैग्नेट नीचे ही कर सकते हैं, एक मैग्नेट नीचे ही हमारा किडनी का 27 पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कितने इजी वे में CB मेरिडियन के पॉइंट को देखने के बाद किडनी को ढूंढना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बल्कि हमारे माइंड में बैठ जाता है। अगर 2-4 बार हम प्रैक्टिस करें कि CB के 13 के पास किडनी 20 पॉइंट मिलेगा, CB14 के पास हमें किडनी का 21 मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट हमारे लेग में पाए जाने वाले हमारे किडनी के मेरिडियन के हमने पॉइंट देखे। इसके बाद अगर हम देखते हैं, सर आगे बताओ ना, एक बता सकती हैं कोई लीवर या कोई बता दीजिए, फिर आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू इसी में चलती हूँ सर। मैं स्प्लीन ही बताती हूँ, किडनी के बीच में है ना स्प्लीन। हाँ बता दीजिए। और इसके बाद अगर हम स्प्लीन चैनल की बात करें तो हम जानते हैं ओरिजिनल में हमारा स्प्लीन मेरिडियन शुरू होता है हमारे टो में हमारा टिबिया साइड में शुरू होता है, मतलब आउटर साइड में, बिग टो के आउटर साइड से शुरू होता है, टुवर्ड्स नहीं, आउटर साइड में शुरू होता है। वहां से किडनी का स्प्लीन का पहला नाखून की जड़ से शुरू होता है। तो वैसे ही स्प्लीन का अगर पहला पॉइंट अपने ब्योल में देखें तो वह बिल्कुल बीचों बीच, मिडिल फिंगर के बीचों बीच में, जैसे कि अभी हमने पेरिकार्डियम 9 को देखा था इंडेक्स फिंगर के बीचों बीच में, वैसे ही बिल्कुल स्प्लीन का पहला नंबर हमें शुरू हो रहा है। दोनों जहां नाखून स्किन से सट रहा है उस जगह पर लीवर 1 और किडनी 1 है, लेकिन उससे जस्ट ऊपर, जैसे ऐसे ऊपर अप्लाई करना है कि हमें वो मैग्नेट दिखे भी, लेकिन जस्ट ऊपर में हमें स्प्लीन का पहला नंबर मिलेगा। और इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए, मतलब इसी मेरिडियन में आगे बढ़ते हुए हम एक मैग्नेट की दूरी पर आएंगे तो स्प्लीन का 5 नंबर हमें मिल जाएगा फर्स्ट ज्वाइंट पर। स्प्लीन 1 नंबर से लेकर स्प्लीन 5 तक पहले ज्वाइंट पर आएगा और एक मैग्नेट की दूरी पर हमें 2, 3 और 4 मिल जाएगा। तो इस तरह हमने स्प्लीन 4 देखा। स्प्लीन 6 को अगर हम देखते हैं तो फिर वह स्प्लीन 5 से एक मैग्नेट की दूरी पर है। स्प्लीन 6 स्प्लीन 5 से एक मैग्नेट की दूरी है। इसके बाद फिर हमारे पास स्प्लीन 7 का अगर हम पॉइंट देखते हैं तो वह स्प्लीन 6 से एक मैग्नेट की दूरी पर है। फिर हमें अभी इसके बाद करना कुछ नहीं है। हमने ओरिजिनल में भी देखा था कि इस लेग से होते हुए हमारे लेग में ही जो मेरिडियन, स्प्लीन की मेरिडियन सीधे चल रही थी, वह आकर साइड में आ जाती है। तो ऐसे ही ठीक बिल्कुल वैसे अगर वो हमें ओरिजिनल याद रहेगा, ओरिजिनल का लाइनिंग अगर याद रहेगा, मेरिडियन कैसे पाथवे अगर याद रहेगा, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर क्या होता है कि हल्का सा ट्विस्ट लेकर हल्का सा मुड़ता है, तो इसमें स्प्लीन अगर एक लाइन खींचते हैं, मेरिडियन की लाइन खींचते हैं, तो इस SP7
और sp7 अगर हम इसको ऐसे भी देखते हैं K9 से अगर इसको आप रिलेट करेंगे तो K9 के जस्ट सामने sp8 sp7 पॉइंट मिल रहा है, और sp7 और sp8 में इसको अगर कर्व दे दें इस लाइन में, अगर इसको मतलब इसको अगर मोड़ दें, स्लांट कर दें या मोड़ दें, तो एक मैग्नेट लीवर वाली लाइन में किनारे वाली लाइन में चला जाएगा। नहीं सर, ये लीवर की लाइन में अभी नहीं है, लीवर की लाइन में sp9 है सर, sp8 की बात करिए। sp9 को पहले डिसाइड कर दीजिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, हो जाएगा तो sp8 अपने आप ही हो जाएगा। हाँ थैंक यू सर, वो sp9 को मुझे पहले बताना था। sp8 को जानने से पहले हमने sp7 देख लिया, sp9 को हम देखते हैं। sp9 बिल्कुल ही सीधी जा रही है, किस लाइन में? लीवर की लाइन में जा रही है, और ये जो सेकेंड जॉइंट है, सेकेंड जॉइंट से बिल्कुल सटी हुई हमें sp9 की का लोकेशन मिल जाएगा। अब sp9 से जस्ट हल्का सा हम ऊपर आएंगे अंदर की तरफ, फिर स्प्लिन मेरिडियन के साइड में आएंगे तो हाफ मैग्नेट की दूरी पर हमें sp8 पॉइंट मिल जाएगा। तो एक बार फिर से बताऊंगी, इस जॉइंट पर हमें sp9 मिल जा रहा है लीवर वाली लाइन में, और उससे हाफ मैग्नेट अगर फिर हम ऊपर आते हैं sp7 के तरफ आते हैं तो हमें sp8 का लोकेशन मिल जाएगा। तो इस तरह हमने sp9 देखा। sp9 के बाद फिर बहुत ही ईजी है हमें sp10 देखना, जॉइंट से हल्का हाफ मैग्नेट या उससे भी कम दूरी पर हमें sp10 मिल जाएगा। sp10 से एक मैग्नेट की दूरी पर हमें sp11 मिल रहा है। इसके बाद अगर हम देखते हैं sp11 के बाद हम वैसे भी हम ओरिजिनल में भी देखते हैं कि हमारे ग्रोइंग एरिया में sp12 का लोकेशन है, तो उसी को हम याद करते हुए इसी लाइन को अगर हम आगे खींचते हैं तो sp12 हमें मिल जा रहा है। हमारे जो ये जॉइंट है, फिंगर के जॉइंट है, फिंगर के जॉइंट में यहाँ पर हमें मिल जा रहा है, या इसको हम CV2 के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, CV2 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। CV2 के जस्ट सामने अगर हम आते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि मिडिल फिंगर CV की मेरिडियन तो दोनों फिंगर के बीच में आ रही है, लेकिन स्प्लिन मेरिडियन को CV2 के साथ, स्प्लिन 12 को CV2 के साथ मिलाने के लिए, रेजोनेट करने के लिए हमें देखना होगा कि ये जो लाइन जा रही है वो इंडेक्स फिंगर के साइड में, मिडिल फिंगर में, इंडेक्स फिंगर के साइड में जब मिडिल फिंगर में एक लाइन खींचेंगे तो वो जो लाइन आगे बढ़ती जाएगी, वो बढ़ते हुए जब CV2 के पास आएगी तो जस्ट उसी जगह पर हमें CV12 मिल जाएगा। इस लाइन को, स्प्लिन के मेरिडियन को अगर आगे बढ़ाते हैं मिडिल फिंगर में, इंडेक्स फिंगर के साइड में, तो जहां पर ये लाइन जाती है और वहां CV2 के लोकेशन में जब पहुंचती है तो एक्यूरेट वो जगह हमारे लिए स्प्लिन का 12 पॉइंट हो जाएगा। और अभी चूंकि स्प्लिन 21 की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दूं कि स्प्लिन 21 के जस्ट सामने में सिर्फ लाइन थोड़ी सी चेंज होगी, वो आगे हम चर्चा करेंगे, उसके सामने स्प्लिन 21 आएगा। तो CV2 के जस्ट सामने स्प्लिन 12 आ रहा है। स्प्लिन 12 से एक मैग्नेट ऊपर, स्प्लिन ये 12 से एक मैग्नेट ऊपर, या इस ब्रेन लाइन को जहां ये स्प्लिन की मेरिडियन काटती है, स्प्लिन की मेरिडियन जहां ये ब्रेन लाइन को काटती है, अपने अपने हाथ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, काटती है, उस जगह पर स्प्लिन 13 का पॉइंट आएगा, या CV12 से sp12 से एक मैग्नेट ऊपर स्प्लिन 13 पॉइंट है। फिर अब अगर स्प्लिन 13 और 14 के बीच की दूरी देखें तो ये 2 मैग्नेट की दूरी पर हमें स्प्लिन 14 मिल जाएगा। स्प्लिन की मेरिडियन में ही स्प्लिन 13 पॉइंट से अगर 2 मैग्नेट ऊपर जाए तो स्प्लिन 14 मिल जाएगा। स्प्लिन 14 से अगर 2 मैग्नेट ऊपर जाते हैं तो स्प्लिन 15, स्प्लिन 15 से 2 मैग्नेट अगर ऊपर जाते हैं तो स्प्लिन 16, या इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, CV9 के जस्ट सामने हम देखते हैं स्प्लिन का 16 नंबर है। तो फिर से वही बात होगी, अगर लैंडमार्क पता होगा तो हम अपने आप उसको ढूंढ लेंगे। तो इसके पास CV9 के जस्ट सामने 2 मैग्नेट अगर होरिजेंटली हम लेते हैं तो 2 मैग्नेट की दूरी पर स्प्लिन मेरिडियन में sp16 पॉइंट हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर हम स्प्लिन 17 को देखते हैं, स्प्लिन 17 को ढूंढने के लिए फिर हमें वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगी। स्प्लिन 17 जैसे 15, 16 एक लाइन में आ रही थी, वैसे लाइन में नहीं आकर यह हमारे CV मेरिडियन के साइड में जा रही है। एक लाइन स्प्लिन की मेरिडियन फिर CV मेरिडियन के साइड में जा रही है। वहां पर जाने के बाद अगर हम इससे अगर देखते हैं CV10 किडनी 17, या आगे जब हम स्टमक का पॉइंट पढ़ेंगे तो ये सारे एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है, CV10, किडनी 17 और स्टमक 23। इससे हल्का सा ऊपर हाफ मैग्नेट से भी ये में किडनी 17 से तो एक मैग्नेट की दूरी स्प्लिन 17 की होगी, लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं, अगर हम इसमें देखें ST23 से अगर देखते हैं तो हाफ मैग्नेट की दूरी पर हमारा स्प्लिन 17 पॉइंट मिल जा रहा है।
फिर स्प्लीन 17 के बाद अगर हम फिर स्प्लीन 18 की बात करें तो उसके बाद हम फिर नीचे आते हैं, हम ऊपर की तरफ नहीं जा करके फिर थंब साइड में हमारा मेरिडियन मुड़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे ये हैंगिंग रिब है, रिब के साइड में ये स्प्लीन की मेरिडियन आती है, तो इसकी वजह से यह मेरिडियन का लाइन फिर क्या होगा, रिब के साइड में आ जाएगा। ओरिजिनल की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर यहाँ देखें तो 17 के बाद ये फिर थंब साइड में हमारा ये लाइन स्प्लीन के मेरिडियन हमारा स्प्लीन 18 को ढूंढने के लिए फिर नीचे की साइड में आएगी, थंब साइड में आएगी। और ऐसे में स्प्लीन 18 और स्प्लीन 17 और स्प्लीन 18 के बीच में हमें फिर हाफ मैग्नेट की दूरी थंब साइड में आना पड़ेगा। 17 से हाफ मैग्नेट की दूरी नीचे साइड अगर थंब साइड में आते हैं तो जब हाफ मैग्नेट की दूरी पर आएंगे तो स्प्लीन मेरिडियन में वहां स्प्लीन 18 में मिल जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगर हम उससे ही उसी रिब वाले लाइन में स्प्लीन मेरिडियन की जो लाइन जाएगी वो बिल्कुल टेढ़ी जाएगी। अगर हम इस पर थोड़ा सा मतलब ये करें माइंड ये अगर सीबी मेरिडियन के से इसको कंपेयर करते हैं स्प्लीन मेरिडियन को, तो वो सीधी जा रही थी अभी तक, स्प्लीन 17 तक, स्प्लीन 16 तक सीधी गई, फिर वह मुड़कर थोड़ी सी सीबी मेरिडियन के साइड में गई, उसके बाद वह फिर हमारे इधर रिब के साइड में आ रही है। वहां से अगर हम देखें तो 18 और 19 के बीच में, स्प्लीन 18 और स्प्लीन 19 के बीच में फिर हमारे पास हाफ मैग्नेट की दूरी पर स्प्लीन 19 मिल रहा है। फिर इसके बाद स्प्लीन 20 को देखने के लिए हम फिर इसको स्प्लीन 20 को देखने के लिए हम अगर इसका देखें स्प्लीन 20 हमारे किडनी मेरिडियन से अगर देखते हैं या सीबी मेरिडियन थंब की तरफ जा रहा है, अगर थंब की तरफ नहीं जाकर के स्प्लीन मेरिडियन में हम देखें तो सीबी 21, किडनी 27, ये सभी तो हाफ मैग्नेट या उससे भी कम दूरी पर है दोनों, लेकिन इससे अगर हम दो मैग्नेट की अगर दूरी लेते हैं तो वो लोकेशन हमें मिल जाता है स्प्लीन 20 का। ठीक है, स्प्लीन मेरिडियन में अगर किडनी 27 से हम दूरी देखें स्प्लीन 20 का तो वह दो मैग्नेट की दूरी पर हमें स्प्लीन 20 मेरिडियन मिल जाता है। ST 14 भी वहां पर है। हाँ, ST 14 या लेकिन है तो दिख रहा है लेकिन बताया नहीं है, बताया नहीं है। 14 पॉइंट है वो स्टीन का स्टमक का 14 पॉइंट है, उसके जस्ट सामने हमें स्प्लीन 20 मिल रहा है। फिर इसके बाद हम जानते हैं कि यह स्प्लीन 20 जैसे अभी हमने इससे पहले बताया था स्प्लीन 21 स्प्लीन की मेरिडियन फिर हमारे इस साइड में आगे बढ़ते हुए सॉरी सर एक्जिला के पास आती है ना वो। हाँ, ये हमारे स्प्लीन मेरिडियन फिर आगे बढ़ते हुए एक्जिला के पास आकर के हमारे SP12 के पास जो अभी हमने चर्चा की थी SP12 के पास आकर SP21 दोनों हाफ मैग्नेट से भी कम दूरी में एक दूसरे का ये रहेगा डिस्टेंस रहेगा, वहां पर आकर स्प्लीन 21 पॉइंट खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हमने स्प्लीन मेरिडियन के भी सारे पॉइंट को देखा है। हाँ, आज 5 हो गए, तो ये इतना आसानी से तुरंत समझ में नहीं आएगा, लेकिन करेंगे। हाँ, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो प्लीज इसको सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप सीबी मेरिडियन को अगर पूरी तरह से समझ लेंगे और नेक्स्ट क्लास के लिए अगर जीबी मेरिडियन को अगर सिर्फ ध्यान में रखेंगे, क्योंकि याद कोई नहीं कर सकता है, एक अंदाजे से पॉइंट लगाने के लिए हमें अंदाजे की जरूरत होती है। तो उसके बाद हमें कोई भी पॉइंट एप्लीकेशन में उसके लोकेशन के लिए तो एटलीस्ट दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने कोशिश की है समझाने की। सर बहुत बढ़िया। आप देखिए जो ये नोट्स बनाए जा रहे हैं, अगर आप नोट्स बना लेंगे तो नोट्स बना लीजिए तो होता क्या है कि जितनी बात आप सुनते हैं और जितनी बार आप कर जाते हैं तो कोई कंफ्यूजन एक आध पॉइंट पे रह जाता है। उस पॉइंट के कंफ्यूजन के लिए जहां वीडियो वहां पर आ रहा है वहां पर आप सुन लीजिए और उसको नोट बना लीजिए, फिर आपको हमेशा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम लोग भी नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, हम लोग ऐसा हमको किसी ने बताया होगा तो हमने ऐसे याद थोड़ा सब, हम लोग ने नोट्स बना करके कुछ अपना तैयार किया, नहीं तो इतना एलेबोरेटली कहीं कोई बताता नहीं है। आप वहां भी जाएंगे तो ऐसा नहीं कोई बता देगा, वो एज तो बता देगा, ये वाला पॉइंट बहुत बताएगा नहीं, नॉर्मली बता देगा ये ऐसी जाती है। कंसेप्ट आप समझे रहिए। अगर आपने ट्रिटाइज 1 से या जो उनके हैंडबुक है इनका सर की उनके आधार पर आपने केवल ये देखा कि पाथवे क्या है ओरिजिनल में, बिल्कुल आपके दिमाग में थोड़ा बहुत है तो आपको बहुत चिंता नहीं होनी चाहिए, फिर आप उसके हिसाब से नोट कर लेंगे। और अभी जब आपका थंब में आएगा तो हमेशा कंसेप्ट क्या है, देखिए वो ये 3 उंगलियां क्या है,
ये हमेशा लेफ्ट राइट ऐसे हम लोग करते हैं ना, तो लेफ्ट राइट का है, तो ये लेफ्ट के लिए उन्होंने लेफ्ट बनाया है प्रोफेसर पार्क जीवू ने, और राइट के लिए राइट बनाया हुआ है। और इंडेक्स फिंगर हमेशा हमेशा हमारे हाथ के लिए होती है और पैर के लिए हमारे मिडिल फिंगर। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने लेफ्ट और राइट साइड में बनाया हुआ है। तो इस एप्लीकेशन के आधार पर उन्होंने बना दिया कि ऐसा एप्लीकेशन आपको करना चाहिए लेफ्ट और राइट के लिए। अब हम लोग इसीलिए करते हैं कि राइट में उन्होंने उसी तरह बना दिया। अब हमको ध्यान ये रखना है कि मेरिडियन का ध्यान रखें कि पहले में हमारे शरीर में हाथ में जाती है हार्ट, पेरिकार्डियम और लंग्स, उसके पीछे फिर ट्रिपल वार्मर आएगी और हार्ट के पीछे आ जाएगी तुरंत एसआई, और एलआई आ जाएगी हमारी लंग्स के पीछे, और पेरिकार्डियम के पीछे ट्रिपल वार्मर। तो उसी तरह आपको यहाँ भी दिखेगा सब। फिर उसी तरह पैरों में जो वो है उसमें स्प्लीन मेरिडियन का जो कैरेक्टर है और लीवर का, वो दोनों चेंज होता है, थोड़ी देर बाद फिर इंटरचेंज हो जाते हैं। बाद में लीवर किनारे न होकर लीवर बीच में हो जाती है, और स्प्लीन जो बीच में थी वो किनारे हो जाती है। तो उस कैरेक्टर को ध्यान रखिए। उसके पीछे में जो मेरिडियन है वो लीवर के पीछे गॉलब्लैडर आ जाएगी, स्टमक के पीछे आपका जो है स्प्लीन आ जाएगी, और तीसरा मेरिडियन किडनी के पीछे यूबी आ जाएगी। बस ये दिस इज हमने के लिए कंसेप्ट आगे जो बताएंगे मैडम, तो उसमें बिल्कुल वही बताएंगे कि नाक करस्पॉन्डेंस का याद रखिएगा। नाक कहाँ पर है, बस नाक कहाँ पर है वहां जो मेरिडियन आ रही होगी वो वहीं पे आसपास पहुंचेगी। कान कहाँ पर है वहां पर पहुंचेगी, और नाक कहाँ है, आंख कहाँ है वहां पहुंचेगी। जो जहां मेरिडियन है उसी जगह पहुंचेगी, इसलिए वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन ये मत देखिएगा, पॉइंट आपको सब पॉइंट एप्लीकेशन सब एक साथ नहीं होते हैं। अगर कोई लगे कि पॉइंट एप्लीकेशन सब एक साथ नहीं होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही है तो यहाँ पर ट्रिपल वार्मर भी आ सकता है, यहाँ पर आपको स्टमक मेरिडियन भी आ सकती है। अब आपको लगे कि अरे कैसे लगा देंगे, नहीं, वो तो आपका एक ही 2 पॉइंट तो लगाएंगे, सारे पॉइंट तो एक साथ लगेंगे नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा उसमें कि जो मेरिडियन सीवी मेरिडियन है जहाँ जा रही है, तो यहाँ पर पॉइंट को सीवी का लगाएंगे तो हो सकता है उसमें आई का मेरिडियन आपको न लगाना पड़े, एसटी1 वहीं आसपास आएगा, तो हो सकता है कोई जरूरत हो ना कि एसटी1 लगाना पड़े। नाक पे कोई पॉइंट आ जाएगा, LI20 वहीं पास में आ जाएगा, SI के पॉइंट आ जाएंगे। तो इन सब पॉइंट पर ट्रिपल वार्मर के पॉइंट होंगे। तो जो मेरिडियन जहां जा रही है सर से, उसको ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल कंसेप्ट मैं 2 मिनट बता दूं केवल, इसी तो वो है। ओरिजिनल कंसेप्ट ये है कि जो मेरिडियन हाथों से, देखिए जो मेरिडियन हाथों से शुरू होती है, जो मेरिडियन हाथों से शुरू होती है वो कहाँ जाती है, वो जाती है चेहरे पर। कहाँ जाएगी, ये गई। देखिए अगर जो शरीर के अंदर के भाग से 3 मेरिडियन जाती है, हमारी कौन सी मेरिडियन, लंग्स है, हार्ट है और पेरिकार्डियम। ये हमारे ये ट्रंक भाग से जाती है या चेस्ट के आसपास जाती है, और यहाँ से जाती है, और ये कहाँ जाती है, बोलिए, उंगलियों में जाती है। किसी का खुला हुआ है, तो ये उंगलियों में जाती है, लंग्स, हार्ट, पेरिकार्डियम, ठीक है। उसके बाद वहां से कौन मेरिडियन आती है, वहां से आती है दूसरी मेरिडियन, वो आती है SI, LI और ट्रिपल वार्मर, और ये लौट के आकर के कहाँ आती है, चेहरे पर आ जाती है। फिर चेहरे से 3 मेरिडियन निकलती हैं, स्टमक, यूबी और तीसरी बोलिए जीबी। ये तीनों मेरिडियन जाती है, तो जो जहां से चेहरे से आएंगी वो पहुंचेंगी पैर में समाप्त हो जाएंगी। और फिर पैर से 3 मेरिडियन निकलेंगी, किडनी मेरिडियन, स्प्लीन मेरिडियन और तीसरी मेरिडियन लीवर। तीनों मेरिडियन जाएगी और वो बीच के शरीर के ट्रंक भाग में आ जाएंगे, सर्किल पूरा कर लेंगी। यहां से चली, हाथ में गई, हाथ से आई, चेहरे पे गई, चेहरे से गई पैर में आई, पैर से गई ट्रंक में आ गई, तो कंप्लीट हो गया। उसी तरह सीवी मेरिडियन नीचे से शुरू हुई और कहां तक गई, यहां गई, और गवर्निंग वेसल मेरिडियन पीछे से गई और यहां पर गई, उसने भी चक्र पूरा कर लिया। तो पूरे शरीर को चक्र में धारण करने वाली सारी वो है। बस केवल एक मेरिडियन ऐसी है जो पूरा का पूरा पालन नहीं करती है सिद्धांत का, यांग मेरिडियन है, और उसका नाम है गवर्निंग वेसल मेरिडियन। वो अपने सिद्धांत का पालन नहीं करती है।
सारी यांग मेरिडियन ऊपर से आनी चाहिए। ऐसे अगर हाथ खड़े करें तो यांग मेरिडियन ऊपर से आनी चाहिए नीचे की ओर, और इन मेरिडियन नीचे से ऊपर की ओर जानी चाहिए, डायरेक्शन ऊपर होना चाहिए। तो केवल एक मेरिडियन ऐसी है जो अपने सिद्धांत का पालन नहीं करती है, उस मेरिडियन का नाम है गवर्निंग वेसल मेरिडियन, वो नीचे से ऊपर जाती है जबकि उसको ऊपर से नीचे आना चाहिए। दूसरी एक आध मेरिडियन ऐसी है जो अपने सिद्धांत का कुछ पालन नहीं करती है, जैसे स्टमक मेरिडियन, उसको जाना चाहिए यांग भाग से, लेकिन वो इन भाग से भी जाती है। देखिए वो इन भाग से जाती है, स्टमक मेरिडियन यहाँ जाती है सामने से, यहाँ तो ठीक रहती है, यहाँ तो यांग भाग में, लेकिन यहाँ सामने जाती है वो इन भाग में, बाद में वो यांग भाग में फिर चली जाती है। तो थोड़ा सा डिविएशन इस तरह के हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो हम लोग खेमका सर को याद रखेंगे, प्रोफेसर पागजू को हम लोग पढ़ रहे हैं तो उनको याद रखिए कि उन्होंने वो सिद्धांत का पालन क्या किया, वंतो हिलोके मूर्तिवंतो भाव विशेषा तावंत पुरुष और यावंत पुरुष तावंतो लोके, उसके आधार पर ब्रह्मांड और पिंड की तुलना किया, और फिर पिंड में कह दिया कि हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे भाग हैं जहां पर ये है। और अभी नहीं, आप ऑरिकुलर कान, जो भी शरीर में इतनी तुलना है, पूरे मानव शरीर की अनेक भागों से इतनी तुलनाएं हैं कि वो एक एक अपना रिसर्च का एक आधार बन गया है। वैसे ट्रीटमेंट का पैटर्न है, तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे और उनके उन सिद्धांतों को याद करेंगे, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ और सुधा मैडम को धन्यवाद देने के साथ हम लोग इसको अभी फिर मिलते हैं। सुधा मैम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आज मेरा माइंड में कुछ क्लियर हुआ, क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूज रहती हूँ बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो सर मैम आपकी जगह पर मैं भी थी, मैं भी बार बार निरंजन सर की क्लास में उनको बार बार क्वेश्चन पूछते रहती थी, मुझे खुद भी लगता था कि सब कहेंगे इनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थैंक्स टू सर कि मुझे समझ में आया, और थोड़ा बहुत जो भी मैंने समझा वो आप लोगों को समझा पाई। प्लीज बस